नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है BVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़ की एक पूरी क्लास सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें लगभग आपकी 10 क्लासेस होने वाली है। तो आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूं उसी क्लास सीरीज़ में। ये क्लास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाली है, लेकिन ये पूरी क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि MCQ पेपर होना है। इंग्लिश या हिंदी मीडियम से यहाँ पर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितने बेहतर से चीज़ों को समझ के वहाँ पर अपना सही MCQ क्लिक करते हैं। इस क्लास में से 4 से 5 एमसीक्यू आपको जरूर पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स मैं कराऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लास है, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, लेकिन यहाँ से जो एमसीक्यू बनने वाले हैं वो मैं आपको क्लास में बताता चलूंगा। तो चलिए इस क्लास को करते हैं शुरू। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बन जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आज का पहला कॉन्सेप्ट जो है, जो कि आपके यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है ना, क्योंकि यूनिट 1 मैंने लगभग कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दिया आपको। तो ये यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, एनवायरमेंट और ह्यूमन का रिलेशनशिप। ह्यूमन और किसका? एनवायरमेंट का रिलेशनशिप। यानी आप ही देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए कोई कोई क्या है, लकड़हारा है जो क्या करता है, लकड़ियाँ काटने का काम करता है। मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इस पेड़ को काटने वाला है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है कि पेड़ इसकी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है, और हो सकता है कि यही व्यक्ति क्या करता हो, पेड़ भी लगाता हो। तो निर्माण भी यही कर रहा है, पतन भी यही कर रहा है, और इन दोनों के बीच में एक संबंध क्रिएट हो जाता है। और आपको मैंने कितनी बार कहा है, जहां पर ह्यूमन का और किसका, एनवायरनमेंट का क्या हो रहा हो, कोई भी रिलेशन क्रिएट हो रहा हो, ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं इकोसिस्टम, है ना। मैंने इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड क्या, एनवायरनमेंट, या आप कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन और एनवायरनमेंट यानी मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतः क्रिया होती है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र हम कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है। तो इनके रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्या सिद्धांत है, उनमें से 3 सिद्धांत आपके पेपर में आते हैं। पहला है डिटर्मिनिज्म, दूसरा सिद्धांत है पॉसिबिलिज्म, और तीसरा सिद्धांत है एनवायरनमेंट। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार का संबंध बनाया जा सकता है, उसको लेकर लोगों ने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। एक सिद्धांत ये कहता है कि मानव ज्यादा महत्वपूर्ण है और पर्यावरण थोड़ा कमजोर रह गया है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि एनवायरनमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है और मानव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मानव तो अपनी आवश्यकताएं पर्यावरण से पूरी करता है। और तीसरा सिद्धांत ये कहता है दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों को एक दूसरे की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, और दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्शन यानी कि अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो यहाँ से हम एक एक सिद्धांत को पढ़ते चलेंगे, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, देख लेना आप चाहे तो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाएंगे, इसमें तो कोई आपकी दो राय होने नहीं वाली। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तो पहला कॉन्सेप्ट आप देखेंगे यहाँ पर डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या है, यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि डिटर्मिनिज्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्भरता का सिद्धांत, हिंदी वाले लिख लेंगे निर्भरता का सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना, दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय एक जर्मनी के क्या हुए, ज्योग्राफर हुए हैं। कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के रहने वाले। हिंदी वाले लिख सकते हैं जर्मनी के ज्योग्राफर हुए हैं, भूगोलवेत्ता हुए हैं, जिनका नाम था फ्रेडरिक रेडजेल। क्या नाम था इनका? फ्रेडरिक रेडजेल। हिंदी में इन्हें इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेडजेल जो हुए हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को आगे एक्सपेंड किसने किया, किसने इस सिद्धांत का डेवलपमेंट किया? उनका नाम था एल्सवर्थ हंगटन, है ना, एल्सवर्थ हंगटन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, एल्सवर्थ, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये सिद्धांत दिया किसने था? फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था, डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत यानी निर्भरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता क्या है? ये सिद्धांत ये कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, नेचर कंट्रोल्स ह्यूमंस और अर्थ मेड ह्यूमन। यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर नेचर इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निर्भरतावाद में क्या इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे सर निर्भरतावाद में नेचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य ने पृथ्वी को नहीं बनाया है। नेचर ह्यूमंस को कंट्रोल करता है, ह्यूमन नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा किसका कहना था? फ्रेडरिक रेडजेल का। यानी अगर मान लीजिए मेरे 2 हाथों में, एक हाथ में नेचर है और एक में ह्यूमन है, तो जहां पर नेचर को ऊपर माना गया, दैट इज आपका क्या है? डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत, कि नेचर ने ही ह्यूमंस को बनाया है, नेचर ह्यूमंस को कंट्रोल करता है, अर्थ नहीं क्या किया है, मनुष्य को बनाया है। ये मैंने आपके लिए बुलेट लाइन यहाँ पर लिखी है कि अर्थ मेड ह्यूमन, पृथ्वी ने क्या किया है? मानव को बनाया, ना कि मानव ने पृथ्वी को बनाया। ये बात आपको याद रखनी है। कहानी समझ में आई? इस अप्रोच के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि ह्यूमन बीइंग्स इज लार्जली क्या, लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। यानी ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस कौन करता है, ह्यूमंस पर प्रभाव कौन डालता है, मानवों पर प्रभाव कौन डालता है? आपका पर्यावरण।
निर्भरता का सिद्धांत आम भाषा में आप ये कह सकते हैं कि निर्भरता का सिद्धांत जो फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया, उन्होंने केवल ये कहा कि पूरा नेचर ना नियंत्रित करता है किसको, ह्यूमंस को बनाया किसने, नेचर ने, और ह्यूमंस पर प्रभाव भी कौन डालता है, नेचर। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट और ह्यूमन। आप कहेंगे एनवायरमेंट या नेचर इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस ना तो नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं ना ही नेचर को बना सकते हैं। डिटर्मिनिज्म में अभी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। डिटर्मिनिज्म मेरे हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है। मजा आया कि नहीं आया इतना? अगर मजा आया हो तो आप जरूर लाइक करें इस क्लास को, ताकि मुझ तक ये बात पहुंचे कि आपको क्लास में वास्तव में मजा आता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा सिद्धांत, पॉसिबिलिज्म। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है आपका, पॉसिबिलिज्म, संभववाद जिसे हम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, संभववाद भी आप इसे कह सकते हैं, संभववाद। ये सिद्धांत किसने दिया, इसको समझने की कोशिश करना। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन, फ्रेंच के एक इतिहासकार हुए जिनका नाम क्या था, लूसियन फेबर, है ना। आप क्या कह सकते हैं, लूसियन फेबर, और ऐसे याद रख सकते हैं फेबर ने दिया कौन सा, संभाववाद का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी एक बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि संभाववाद का सिद्धांत किसने दिया था। पॉसिबिलिज्म क्या कहता है, इन दिस स्टडी ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप इज एन ऑफशूट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि ये कमी निकालता है किसमें, डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत में। यानी डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत की क्या करता है, ये सिद्धांत डिटर्मिनिज्म सिद्धांत की क्या करता है, आलोचना करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये सिद्धांत ये कहता है कि एनवायरमेंट मैटर नहीं करता, ह्यूमन बींग्स मैटर करते हैं। तो यहाँ पर इस बार बड़ा किसको माना गया है, बड़ा माना गया ह्यूमन बींग्स को, और छोटा किसको माना गया है, एनवायरमेंट को। ह्यूमन बींग्स क्या यहाँ पर बड़े हैं और एनवायरमेंट क्या यहाँ पर छोटा। पॉसिबिलिज्म इंडिकेट्स दैट द फिजिकल एनवायरनमेंट इज पैसिव, वो कहता है कि जो एनवायरनमेंट है वो तब तक फिजिकल एनवायरनमेंट का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, तब तक फिजिकल एनवायरनमेंट की कोई इंपोर्टेंस नहीं है। वो क्या है, पैसिव है। पैसिव मतलब असक्रिय है ना, क्या कह सकते हैं आप, असक्रिय, निष्क्रिय भी आप कह सकते हैं। वो क्या है, निष्क्रिय है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो एक्टिव एजेंट हैं, वो क्या है, एक्टिव हैं। क्या ह्यूमन बींग्स के, अगर हम ऐसा मान लें कि ह्यूमन बींग्स एक्टिव नहीं है, तो क्या नेचर का, एनवायरनमेंट का कोई भी यूज हो सकता है? हम संसाधन यूजफुल नहीं होते, उनको यूजफुल बनाता कौन है, ह्यूमन। यानी अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर मिट्टी पड़ी हुई है, क्या वो यूजफुल है? नहीं। जब तक उस मिट्टी से ईंट और ईंटों से घर नहीं बन जाते और घर से बिल्डिंग्स नहीं बन जाते और बिल्डिंग्स के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाता, तब तक दुनिया नहीं चलती। मानते हो नहीं मानते? तो इसलिए पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि ये बात संभव है कि एनवायरनमेंट भले ही क्या करता है, मनुष्य को प्रभावित करता है, लेकिन एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने काम, एनवायरनमेंट को यूजफुल बनाने काम कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। इसलिए ह्यूमन इज एन एक्टिव एजेंट और आपका क्या है, जो आपका एनवायरनमेंट इज एन पैसिव एजेंट। समझ में आई कहानी पॉसिबिलिज्म? बहुत बढ़िया दोस्तों। तो चलिए इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गया तो लास्ट सिद्धांत की बात करते हैं, जहां से एक नई बात निकल के आएगी, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटलिज्म, जिसे हम कहते हैं पर्यावरणवाद, है ना। आप इसे क्या कह सकते हैं, पर्यावरणवाद, जो पर्यावरण को बढ़ावा दे प्लस ह्यूमन दोनों को बढ़ावा दे। इसलिए हम इसे इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। इकोलॉजिकल का मतलब एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और ये ह्यूमंस की नीड को भी पूरा करता रहे, यानी कि यहाँ पर ह्यूमंस और एनवायरनमेंट को दोनों क्या दी गई है, बराबर का दर्जा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक तराजू बनाए और इसके दो पलड़े हमने यहाँ पर क्या कर दिए, बना दिए, तो एक पलड़े में क्या रखा जाएगा, ह्यूमंस को रखा जाएगा और एक पलड़े में एनवायरनमेंट को रखा जाएगा, और इनके बीच में क्या बनाना पड़ेगा, इनके बीच में एक संतुलन क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। ये संतुलन, ये बैलेंस क्या है, ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, इसे इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। और ये बैलेंस ही होता है आपका सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, धारणीय विकास भी कहते हैं। तो याद रखो, दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें ये कहा जाता है विच इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, किस किस के बीच में, किस किस के, ऑर्गेनिज्म जिसमें ह्यूमन एनिमल सब आ जाते हैं, और एनवायरनमेंट जहां पर ह्यूमंस के और एनवायरनमेंट के बीच में क्या हो, एक संबंध सा क्रिएट हो जाए, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा कर पा रहे हो। जैसे हमें पर्यावरण ने क्या दिया है, पर्यावरण ने हमें तेल दिया है, पेट्रोलियम दिया है, तो हम उसका चिंतनशील इस्तेमाल करें, सोच समझ के इस्तेमाल करें। जैसे हमसे कहा जाता है कि रेड लाइट पर गाड़ी बंद करके खड़े हो ताकि पेट्रोल को बचाया जा सके। तो पर्यावरण भी हमारी सुरक्षा कर रहा है हमें संसाधन देकर, और हम भी पर्यावरण के संसाधनों को बहुत चिंता से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत आप कह सकते हैं एक वर्ड होता है मितव्ययता का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यहाँ पर बहुत सोच समझ के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दैट इज इकोलॉजिकल अप्रोच। समझ में आया दोस्तों? दिस अप्रोच एम्फसाइज ऑन वाइज, वाइज का मतलब सोचते हो बुद्धि लगा के, जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि लगा के नेचुरल संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटलिज्म अप्रोच। जहां पर हम क्या करते हैं, बहुत बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के सोचते हैं कि कैसे संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ से उभर के सामने आती है। उम्मीद है इस क्लास में आपको वास्तव में मजा आता होगा।
है ना दोस्तों। और अगर आपको इसके पेड नोट्स चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे चैनल के बिल्कुल टॉप पर मिल जाएगा, करेक्ट लोगों के नीचे, चैनल को खोलना, लोगों के नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी मैंने आपको एक अप्रोच पढ़ाई जिसका नाम क्या था, इकोलॉजिकल अप्रोच। तो इकोलॉजिकल अप्रोच ने किसको जन्म दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जन्म दिया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, धारणीय विकास, यानी ऐसा विकास जिससे हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। अंधाधुंध विकास ना किया जाए कि हम केवल अपनी आवश्यकताओं को तो देख रहे हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, नकार रहे हैं। दैट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो याद रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहले किस रिपोर्ट के अंदर बताया गया, तो याद रखना रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था रिपोर्ट का, हमारा साझा भविष्य, है ना। रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य। दोस्तों याद रहेगी इतनी बात आपको, हमारा साझा भविष्य इस रिपोर्ट का नाम था। ये रिपोर्ट दी किसने थी, दिस रिपोर्ट वाज आप कह सकते हैं ड्राइव्ड या फिर आउटकम्ड बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WCED, हिंदी वाले लिख लेंगे पर्यावरण और विकास के लिए विश्व आयोग। इसके चेयरमैन कौन थे उस समय, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या था, ग्रो हार्लमैन ब्रटलैंड। क्या नाम था इनके चेयरमैन का, ये क्वेश्चन भाई साहब जून 2022 के पेपर का पहला सवाल है। जून 2022 के पेपर का पहला सवाल है कि सतत विकास की जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना ग्रो हार्लमैन ब्रुटलैंड, जो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने WCED वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को क्या किया था, होस्ट किया था। और वहां पर एक रिपोर्ट रखी गई थी अवर कॉमन फ्यूचर। कहानी समझ में आई, आप कहेंगे बिल्कुल सर। बर्टलैंड रिपोर्ट या बर्टलैंड कमीशन भी हम इसे क्या कहते थे, नाम देते हैं। इसने पहली बार क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी। इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना। इस डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही है लेकिन क्या नहीं करना, विदाउट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसके बारे में, फ्यूचर जनरेशन के लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं तो पूरी करनी ही करनी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, उसकी आवश्यकताओं को हम भूल जाएं। हम पेट्रोल का इतना इस्तेमाल कर दें कि हमारे बच्चे तो क्या कर पाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे बच्चे तो गाड़ियां चला पाए लेकिन उनके बच्चों तक गाड़ियां ना पहुंचे, उनके बच्चों तक पेट्रोल ना पहुंचे और उनके बच्चों तक चिड़िया ना पहुंचे। हम इतना विकास कर दें तो ये क्या है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए इतनी बात समझ में। उतारना इसमें से कुछ नहीं है, PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। हजारों PDF वहां पे पड़ी हुई हैं, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। बहुत खतरनाक तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। आगे देखिए, तो ये कुछ यहाँ पर आपको विकास प्रक्रिया दिखाई देगी। आपको यहाँ पर एक विकास प्रक्रिया दिखाई देगी जो मैंने आपके यहाँ पर ड्रॉ की है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये जो आपने ड्रॉ किया है आप हमें दिखा दे तो मजा ही आ जाए। तो आप देखना यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये एक पूरा क्या है, एक पूरा क्रम है। क्रम कैसे है, क्रम ये इस प्रकार है, देखो ये क्रम इस प्रकार है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, या आप इसे ऐसे भी एरो करके टाइप कर सकते हैं। ये एक पूरा घटनाक्रम है, घटनाक्रम है सतत विकास को लेकर। क्या क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो द यूनाइटेड नेशन क्या करता है, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आपने सुना ही होगा। UNO की कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कब होती है, ये होती है 1992 में। कहां पर होती है, ब्राजील में। दोस्तों कहां पर होती है, ये ब्राजील में होती है। ब्राजील का कौन सा शहर, रियो डी जेनेरियो शहर, है ना दोस्तों, रियो डी जेनेरियो, है ना। और इसे ही कहते हैं हम अर्थ समिट, इसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। आम भाषा में इसे कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, है ना। इसमें क्या किया गया था, सतत विकास के बारे में बात की गई थी। UNCED कब हुआ, 1992 में। ब्राजील के कौन से शहर, रियो डी जेनेरियो में। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसे रियो शहर में हुआ था इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट जो 1992 में हुई रियो डी जेनेरियो में, एक चीज। इसके साथ साथ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक और हुआ है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD, जो कि हुआ 2002 में। ये कहां पर हुआ था, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों, जोहान्सबर्ग में।
है ना। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये दोनों मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इन दोनों संगठनों ने मिलकर पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, इस समय हमारा एनवायरनमेंट खतरे में है। इन दोनों संगठनों ने दोनों बैठकों में मिलकर ये बातचीत हुई कि हमें ध्यान देना होगा किस पर, अपने एनवायरनमेंट पर, और अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें एक नई धारणा का विकास करना पड़ेगा, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहानी समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल। द यूनाइटेड नेशंस, इसने क्या किया, इसने फिर सतत विकास के कितने लक्ष्य रखे, सतत विकास के रखे 17 लक्ष्य। कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्य रखे। कब? 2016 में। 2016 में इसने कहा 17 लक्ष्यों पर हमें ध्यान देना है पूरी दुनिया में, तभी सतत विकास पूरी दुनिया में आ सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, टोटल कितने लक्ष्य थे, तो याद रखना आपको 17 लक्ष्य थे, है ना। और इन लक्ष्यों को कब से कब तक हमें अचीव करना था? 2016 से लेकर 2030 तक। 2016 से लेकर 2030 तक हमें इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना था, है ना। 15 साल का पीरियड इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रखा गया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर वो 17 लक्ष्य कौन से थे। अगर उन 17 लक्ष्यों को आप देख लेंगे एक बार, तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 17 एम वाज ऑब्टेन्ड बाय, जिसके द्वारा भी, संगठन के द्वारा। हिंदी में आप कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का एक लक्ष्य नहीं था। तो आपको 17 के 17 लक्ष्य एक ओवरव्यू पता होना चाहिए ताकि आप उसमें से छाट सके। देखिए तो कौन कौन से थे वो 17 लक्ष्य, वो आपके स्क्रीन पर साफ साफ आपके सामने आ चुके हैं, है ना। इस चीज को हम क्या कर देते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए सबसे पहला है नो पॉवर्टी। 17 लक्ष्यों में गरीबी नहीं होनी चाहिए, जीरो हंगर, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। देखो एजुकेशन तो हर पूरे देश में मिल रही है, लेकिन क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मुझे 6 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे एक सब्जेक्ट 10 के बराबर पढ़ाया जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी इज मोर इंपोर्टेंट या फिर क्वालिटी इज मोर इंपोर्टेंट, तो आप कहेंगे क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, क्वालिटी के साथ एजुकेशन मिलनी चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी हो, लैंगिक समानता हो, साफ पानी लोगों को पीने के लिए मिले, साथ साथ लोगों को अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिले। क्लीन एनर्जी मतलब ये नहीं कि पेट्रोल को धो के देना हमें, नहीं। क्लीन एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जो एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचाती हो। साथ साथ डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, हर व्यक्ति को एक अच्छा काम मिले, बेइज्जती ना हो काम करते हुए। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये नए नए लगाए जाएं। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, असमानता को दूर किया जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो अमीर गरीब का अंतर हो। सस्टेनेबल सिटीज बनाई जाए, ऐसी सिटी जिनमें प्रदूषण ना हो। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन होना चाहिए, उपभोग भी होना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन, भाई क्लाइमेट को लेकर एक्शन किया जाना चाहिए। आप देख रहे हो ना, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग। लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के अंदर जीवन है उस पर भी ध्यान दिया जाए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जब हमें पता है बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, तो बाहर निकालनी आवश्यक है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यहीं से सतत विकास का एक लक्ष्य क्रिएट होता है कि जो पानी के अंदर का जीवन है उसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। लाइफ ऑन लैंड, और धरती के ऊपर जो जीवन है इसको भी सुरक्षित रखना है। साथ साथ लोगों को देनी है शांति, न्याय और एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यूएनओ जैसा। साथ साथ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है 17th लक्ष्य, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन 16 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य जरूरी हैं। 17वां जो लक्ष्य वो ये कहता है कि इन सभी गोल्स को हम अकेले प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए एक चीज चाहिए जो लोगों में आजकल नहीं मिलती, इसके लिए सभी देशों में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सहयोग। लोगों में इसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? सहयोग होना चाहिए। तो उम्मीद है ये ओवरऑल कितनी आपकी 17-18 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लास में आपको मजा आया होगा। अगर आप मुझे वास्तव में पसंद करते हैं तो एक प्यारी से कमेंट मेरे लिए इसमें बनती है, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ नई नई क्लास के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।